हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सूचना समाज। मैंने पार्ट 1 में कल आधुनिक समाज के बारे में पढ़ा दिया है, तो आज मैं पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं सूचना समाज के बारे में आपको बताऊँगी। तो क्या है कि सूचना समाज में संकल्पना का उद्विकास, परिभाषा, अर्थ, निर्धारक कारण, तो हम सब पर ही आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या किसी और टॉपिक पर मुझको बताना है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पहले उस वीडियो को ज़्यादा बनाना प्रेफर करूँगी। तो हम शुरू करते हैं अपना सूचना समाज के बारे में कि सूचना समाज, पहले तो यही स्टार्ट होता है कि सूचना समाज है क्या। तो कह सकते हैं कि छोटी सी भाषा में कि जिस समाज के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान सस्ते व सुगम ढंग से किया जाए वही सूचना समाज है। तो सूचना समाज के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आप सूचना समाज से समझते क्या हैं, कि आखिर ये है क्या। तो कह सकते हैं कि जिस सूचना का आदान प्रदान सस्ते व सुगम व आसान ढंग से हो जाता है उसे सूचना समाज कहते हैं। सूचना ही वो शक्ति है जिसके लिए आज वही व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं कि जिसके पास सूचनाओं का भंडार है, या कुछ वर्षों पहले की बात करें तो इस सब का कुछ नींव भी कुछ नहीं थी। लेकिन आज क्या कह सकते हैं कि जो सूचना के उत्पादों पर पूरी तरीके से देश निर्भर हो चुका है। हर चीज़ में हम सूचना पर ही निर्भर हैं। जो अब आगे बात करते हैं जो सूचना समाज के बारे में, जो यहाँ पर विद्वानों ने अपने रिव्यू दिया है, तो वो डैनियल बेल टुरेन वो इसको एक उत्तर औद्योगिक समाज के समक्ष लेके जाते हैं, उसके समक्ष इसे समझना चाहते हैं। कहते हैं कि हमें भी ये समक्ष समझना चाहिए कि उनका कहना यह है कि एक ऐसा समाज जिसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा सूचना के उत्पादन की प्राथमिकता दी जाती है, वो सूचना समाज होता है। और ये विचार सूचना तकनीक, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, तो इन सभी के साथ में हमारा एक जो रिश्ता है ना वो घनिष्ठ रूप से जुड़ गया है। और अगर इसी चीज़ को, सूचना को महत्व देते हुए, तो कई देशों में तो पूंजीवाद और सूचनावाद को एक ही रूप से देखा जाता है। तो जो भारत सरकार है ना, उसने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो सबको सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत की है, ऐसा भी। तो ये सब सूचना समाज के बारे में। अगला है कि सूचना का उद्विकास के बारे में बात करें कि सूचना का उद्विकास जो कि 1970 के दशक में हुआ और 1980 में पूर्णतः प्राप्त शीघ्रता लोकप्रिय करेंसी के प्रचलन में आ गया। तो यहाँ इनके बारे में क्या कहा गया है, और यहाँ पर क्या है कि जो विद्वान है ना, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि इसमें मौजूद हैं, तो हम उनके बारे में डाल सकते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ मसूद ने अपन बताया है। अगले की बात करें तो यहाँ टॉम स्टैनियर दूसरे लेखक ये रहे हैं। और अगर टॉम स्टैनियर के अलावा भी देखें तो यहाँ पर जो एक और लेखक रहे हैं जिन्होंने अपने विचार दिए हैं वो हैं बेल ने दिए हैं। तो अगर हम इन पॉइंटों को डालते तो हमारा जो आंसर है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा सूचना के, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले यही बनेगा कि सूचना समाज के आगमन को निर्धारित करने के लिए या फिर सूचना के उद्विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किस ने अपने विचार दिए हैं, किस लेखक ने अपने विचार दिए। तो हम इसमें ये डाल सकते हैं, छोटा सा भी लिख के आ सकता है सूचना समाज संकल्पना का उद्विकास, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। तो इन सब के बारे में अगर लिखें तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। हाँ, हमें लेखकों के बारे में बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो एक कहते हैं कि अच्छा प्रदर्शन होता है कि हाँ अच्छा लगता है कि सब कुछ हमने उसमें लिखा है मेंशन। जो अगला है कि और भी हैं इसमें लेखक, अगले यहाँ हैं मसूद, स्टोनियर, नेस्बिट, ये भी अपने अपने विचार देते हैं। उसके अलावा यहाँ हम देखते हैं कि एल्विन टॉफलर, इन्होंने भी दिया है। तो हम इन सब के बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है सूचना समाज परिभाषा। सूचना समाज की परिभाषा को भी अलग अलग लेखकों ने लिखा है, जैसे कि ब्रॉस्कोव, मॉनफ्रेड, रॉन फेल्ट और मार्टिन जेम्स, डैनियल बेल। तो सबसे पहले जो इसमें लिखते हैं वो है कि ब्रॉस्कॉन, जो कि 1986 में बोलते हैं। इनका कहना है कि यह एक ऐसा समाज है जहाँ अधिकतर लोग सूचना के
सूचना के निर्माण, एकीकरण, भंडार, इन सब में संलग्न रहते हैं। वहीं दूसरी और कहते हैं कि मैनफ्रेड जो कोचेन ने 1987 में बताया है कि जो सूचना को जो है कि वो लिखते हैं समाज में पदार्थों की अपेक्षा सूचनाओं का प्रभाव होता है। उस समाज की सामान्य धारणा है कि वह अपनी अधिकांश सूचना और नियंत्रण का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसमें आदान प्रदान का विस्तार चलता है। तो उनका भी ये, और वो इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि जो सामुदायिक मस्तिष्क से वैश्विक मस्तिष्क की दिशा में विकास की एक अवस्था है, वो सूचना समाज है। वहीं जो दूसरी तरफ उनका कहना है, रॉनफेल्ड का जो अपना एक विचार है, वो कहते हैं 1992 में कि सूचना समाज वर्तमान में कंप्यूटर, हार्डवेयर, संचार प्रणालियों एवं उपग्रह, वैश्विक नेटवर्कों, इन सारी सीमाओं के नियमित रूप से धुंधला रहा है। लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते कि सूचना समाज पीछे रहा है। हमें कहीं ना कहीं हर जगह हमें सूचना की आवश्यकता होती है। तो सूचना निरंतर आधारभूत सामाजिक चरों पर परिवर्तित रहा है। आगे जो अगला विचार है वो है कि मार्टिन जेम्स भी यहाँ पे अपने विचार देते हैं। नाइनटीन 1970 में वो अनुरक्षित करते हैं कि समाज उन्नत, वो पश्चिम औद्योगिक की साइड ले जाते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर डैनियल बेल भी अपने विचार देते हैं। तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी परिभाषा किसने दी है, तो इन लोगों ने अपने तर्क दिए हैं। तो आगे बात करते हैं हम सूचना समाज के आगमन के निर्धारक कारक, उसके कुछ कारक बताए हैं कि आंकड़ों का विस्तार है और संपूर्ण समाज की सूचनाओं के प्रति बढ़ती हुई चेतना पर निर्भर, और कह सकते हैं कि कंप्यूटरीकरण, संचार प्रौद्योगिकी के विकास, तो इन सारी चीज़ों पर भी बल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये देते हैं कि कॉकेल 1987 में अपना मत देते हैं। तो हम ये सब भी अपने आंसर में बता सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं कि इनके अवरोधों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इनके अवरोध हैं। तो अब इनके अवरोधों की बात करें तो इनके 5 अवरोध हैं। प्रौद्योगिकी अवरोध, आर्थिक अवरोध, व्यावसायिक अवरोध, स्थानिक अवरोध और सांस्कृतिक अवरोध। तो जो कुछ लेखक होते हैं वो ये कहते हैं जो सूचना की प्रमुख विशेषता उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति से होती है। जो भी रिसर्च, जैसे कि मैकल का कहना है कि जो भी अर्थव्यवस्था है वो ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करता है, काफ़ी वृद्धि करता है। और यही बता रखा है कि जो राष्ट्रीय उत्पाद का डिस्कशन इसमें किया गया है। और यहाँ एक और है मार्क पोलार्ड, वो भी 1970 में इसमें डिस्कस करते हैं कि पोलार्ड कहते हैं कि जो कार्य अधिकांश कारण जो मचलुप हैं उनके द्वारा परिभाषित किया गया है कि वो सूचना और ज्ञान के कार्य के बारे में बताते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि अलग अलग लेखकों ने अपना अपना बताया है। यहाँ पोलार्ड अपने बताते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के पॉइंट को इकट्ठा करके यहाँ डाल सकते हैं। तो ये आर्थिक धारणा का हो गया। फिर आगे आते हैं कि व्यावसायिक अवरोध क्या होता है। कि कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक है उसमें जो अपना विचार देते हैं वो है मार्टिन का कहना है कि आजकल जो डिजिटल नेटवर्क का विस्तार काफ़ी हो चुका है, तो उस हिसाब से देखें तो सूचना का इस डिजिटल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप देखने को मिलता है। और आगे बात करते हैं स्थानीय अवरोध के बारे में भी, जो कि काफ़ी बल दिया गया है। यहाँ भी लेखकों का कहना है कि कई लेखकों का कहना है कि जो सूचना है संजलों के प्रौद्योगिकी के आधार पर जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये नेटवर्क सूचना प्रक्रमिक विस्तारित करने की आधारभूत संरचना को प्रदान करते हैं। हाईवेज को संचालित सूचना कहते हैं। और इतना ही नहीं है कि यहाँ डाटाबेस क्या है कि हमको भी दिखाया जाए, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर प्रश्न ये गंभीर बनता है कि नेटवर्किंग इस तरह के कैसे विभेद किया जाएगा इस सूचना से। अगला आता है कि सांस्कृतिक अवरोध, जो कि जिसमें देखा जाता है कि रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर के विकास
आविष्कार के संयुक्त, तो इन सब ने भी काफ़ी क्या है कि प्रभाव डाला है इंसान के जीवन में। सांस्कृतिक उपज की बात करें तो कह सकते हैं कि जो टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, उसने मतलब कह कि लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभाव डाला है। और जो आजकल कह सकते हैं कि जो हम मीडिया परिपूर्ण समाज में रह रहे हैं, जो कि हमें कोई भी सूचना कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर, टीवी, हमें इनके द्वारा आराम से आसानी से सूचना प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम सांस्कृतिक अवरोध का बता सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है सूचना समाज, संयुक्त राष्ट्र, विश्व। मैंने संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो इसी का ही है कि जो सूचना समाज है उसके अवरोधों के बारे में, अवरोध के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सूचना समाज की विभिन्न धारणाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये भी एक वही क्वेश्चन है, सूचना समाज का आर्थिक बोध पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। लेकिन आर्थिक पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आर्थिक के बारे में बताएं, हमें आर्थिक, सामाजिक, स्थानिक, व्यवसायिक सबके बारे में बताना है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन आर्थिक के बारे में थोड़ा बड़े रूप में बताना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सूचना समाज के सांस्कृतिक, व्यावसायिक या स्थानिक के बारे में बता दो। तो लेकिन हमें बताना सारा कुछ है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि उस जिसका पूछा है तो हम उसी का बताएंगे, ऐसा नहीं है। हमें उसके और भी टॉपिक बताने हैं, लेकिन हम औरों को थोड़ा बता करके इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और सूचना समाज में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन के बारे में बताना है कि कब हुआ, ये जेनेवा में 10 से 12 दिसंबर को हुआ, किस प्रकार हुआ, और इसकी वैकल्पिक की परिभाषा भी बतानी है। तो यहीं आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में कल लेकर आऊँगी ज्ञान समाज के ऊपर। तो पार्ट 2 यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।